दोस्तों आप देख पा रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। विश्व इतिहास के कुछ विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास के यानी भारत के इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास के बारे में हमारे पास 3 पुस्तकें कक्षा 12वीं के लिए आप ये देख पा रहे हैं। भारतीय इतिहास भाग 2, भारतीय इतिहास भाग 3 और भारतीय इतिहास भाग 1। हम भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इस भाग 1 में हमारा पहला चैप्टर है। हम इसकी शॉर्ट समरी जानने वाले हैं। शॉर्ट समरी सिर्फ 5 मिनट में समरी जान लेंगे। देखिएगा इस समरी में क्या दिया गया है। ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इस चैप्टर का नेम क्या है? ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ईंटें किसे कहते हैं? ईंटें आप जानते भी होंगे और मैं भी बता देता हूँ। ईंटें उनको कहते हैं जो मकान बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और अभी भी लाई जाती हैं। अभी भी जो मकान बनाए जाते हैं ईंटों से ही तो बनाए जाते हैं। और अस्थियों की बात करें, अस्थियों से पहले मनके है। इसमें मनके क्या होते हैं? मनके मोतियों को कहते हैं जो माला बनाने के लिए मोतियों प्रयोग लाए जाते हैं। मनके हम ईंटों का उदाहरण देख, पहले ईंटें पूछा तो ईंटों देखे। ईंटें आप ये देख पा रहे हैं, ये मकान में ये इलाके ये ईंटें ही तो हैं और क्या। ये ईंटों की बात हो गई। अपनी प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं तो डायरेक्ट। मनके की बात करें, मनके ये अपने मनके हैं, माला बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब अस्थियाँ कहाँ से बता दूँ मैं? अस्थियाँ भाई, अस्थियाँ भी प्रैक्टिकल देख लो आप। मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बताऊँगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मनके भाई, अस्थियाँ कहाँ से लाएं? मनके आप देख पा रहे, ये मनके हैं। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे मनके हो गए हैं, ये हमारे मृदभांड हो गए हैं। ये नाम आएंगे आगे। ये देखो कांसे के बर्तन हैं, ये एक मर्तवान है, मृदभांड है। ये मोहरे हैं, ये मोहर है। ये देखते चलिए आप। मैं आपके टॉपिक पर ही रहूँगा, टॉपिक से नहीं हटूँगा। इसलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अस्थियों के पास। किसके पास? अस्थियों के पास। ये देखिए, ये है एक इतिहास का, ये अलग से नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारी अस्थियाँ, इनको बोलते हैं, हड्डियों को बोलते हैं। मानव शरीर की हड्डियों को कोई किसी ऐसा नहीं, मानव शरीर किसी भी जानवर के लिए लोग अस्थियाँ ही तो कहलाएंगी। अब इसमें देखिएगा, अपनी ईंटें, मनके, अस्थियाँ क्लियर हो गया है। हड़प्पा सभ्यता है, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। समझ गए आप? हड़प्पा ही था। और ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये चित्र क्या दर्शाता है? ये चित्र एक मुहर है। इस चित्र में एक मुहर दिखाई दे रही है हमको, हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर का मतलब क्या है? हड़प्पा एक शहर है पाकिस्तान में। तो हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया था, वहीं पर ये मुहर मिली है, इसलिए इसको हड़प्पाई मुहर लिख दिया गया है। समझ गए? नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसमें हड़प्पाई मुहर, अब चैप्टर की समरी समझेंगे हम, शॉर्ट समरी इस वीडियो में। हड़प्पाई मुहर संभवतः, अगर आप इसका विश्लेषण से यानी कि ये सारा विस्तार से पाठ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं और मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए आप देखिए, पहला चैप्टर देखिए, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु। इसमें क्या कहा जा रहा है? आपने सुना होगा, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु क्या? हड़प्पाई मुहर। हड़प्पा की मुहर है तो हड़प्पा में मिली है तो हड़प्पा की होगी ना। हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, मतलब ये दोनों एक ही शब्द है, शब्द अलग अलग है लेकिन इसका मतलब एक ही है। इसलिए इन दोनों की ही हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। अब सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई ये मुहर किससे बनाई? सिलखड़ी पत्थर नामक से बनाई गई। ये जरा कैमरा क्लियर नहीं आ रहा, मेरे पास फ़ोन अभी सही नहीं है, इसलिए आप समझ सकते हो। सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय से बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तु, जैसे उनके आवासों, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहर, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। भाई कहना क्या चाहते हैं? ये समरी में ही क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहते हैं कि ये सेलखड़ी नामक पत्थर की ये बनाई जाती है हड़प्पाई मुहर। और यहाँ पे ये जो मुहर है, इस पर आपको मुहर पर गौर करती हैं, ये मुहर पर आपको जानवर का चित्र दिखाई दे रहा है, ये मछलियों को दिखाई दे रही है, कोई डंडी दिखाई, मतलब कि ये हड़प्पाई लिपि है, ये सिंधु लिपि है। ये कैसी लिपि है? चित्रात्मक लिपि है। इसमें चित्रित तो है, इसमें कुछ आपको लिखा दिख रहा है क्या? चित्रीय उत्कीर्ण दिख रहा है ना, तो ये एक चित्रात्मक लिपि है। इसीलिए इतिहासकार इसको नहीं पढ़ पाए हैं।
इसीलिए हम इसको रहस्यमय लिपि कहते हैं। रहस्यमय लिपि, अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर में, रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं सिंधु लिपि को? तो रहस्यमय लिपि, सिंधु लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहासकारों ने इसको नहीं पढ़ा। फिर भी इसमें यह कहना चाहते हैं, पुस्तक में क्या कहा गया है? ये कहा गया कि ये लिपि है, ये लिपि नहीं पढ़ी, फिर भी हमें सिंधु वासियों के बारे में जानकारी प्राप्त है। किस चीज़ों से? इसमें दिया गया है, मतलब कि फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तु हैं, पूरा वस्तु यानी पुरानी वस्तु हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए आवास हैं, मृदभांड है, आभूषण है, औजार हैं, मोहर है, ये मोहर है, इनसे हमें जानकारी मिली है। मोहरों पर दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उनके माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। यह अन्वेषण हम करेंगे कि यानी कि हम समझेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, मतलब पुरानी ये साक्ष्य मिले हैं उनकी व्याख्या इनको कैसे समझा जाता है। कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, हमको इनकी जानकारी नहीं मिली है, परे यानी नहीं मिली है जानकारी, हो सकता है हमेशा ही रहें, मतलब कि अभी ये इनके बारे में जानकारी नहीं मिली, बाद में भी ना मिले, वो भी सकता, क्यों नहीं हो सकता।